अगर आप भी इस साल श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करने का प्लान बना रहे हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ कि किस तरीके से आपको अपने ट्रिप का प्लान करना चाहिए, जिसमें सबसे पहले मैं बात करूँगी कि आपको पूरी कब जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, यहाँ पे क्या क्या देखना चाहिए और साथ ही साथ कितना बजट होना चाहिए यहाँ घूमने के लिए। और 3 दिन और 2 रात का एक कंप्लीट प्लान मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और आपकी जानकारी के लिए मैं पहले बता दूं कि भारत में कुल 4 धाम होते हैं: जगन्नाथपुरी, द्वारका, बद्रीनाथ और रामेश्वरम। तो आज हम दर्शन करने वाले हैं श्री जगन्नाथ धाम की। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर जगन्नाथ धाम तक पहुँचे कैसे। यहाँ पहुँचने के लिए आपके पास ट्रेन का ऑप्शन अवेलेबल होता है। आप चाहे तो यहाँ फ्लाइट से आ सकते हैं या फिर देश के अलग अलग शहरों से यहाँ के लिए डायरेक्ट बसेस भी चलती है। अगर आप बाय फ्लाइट आने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले आपको आना होगा बीजू पटनायक एयरपोर्ट, जो कि भुवनेश्वर में है। और एक बार जब आप एयरपोर्ट पे आएंगे उसके बाद आपको बाहर निकल के ऑटो या फिर आपको एक कैब बुक करनी है, जो कि आपको सीधे एयरपोर्ट से लेके जो सिटी है पूरी वहाँ तक ड्रॉप कर देगा। और देश के अलग अलग जगहों से आपको यहाँ के लिए डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाती है। वहीं अगर मैं ट्रेन की बात करूँ तो आप चाहे तो पूरी तक डायरेक्ट ट्रेन ले सकते हैं। और जब आप पूरी रेलवे स्टेशन पर उतरेंगे, वहाँ से जो मंदिर है वो सिर्फ 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो जब आप रेलवे स्टेशन पे आएंगे ना, उसके बाहर आप जैसे ही निकलोगे ना, वहाँ पे बहुत सारे ऑटो वाले रहते हैं। आप किसी भी ऑटो वाले को कहोगे तो वो 20 से 30 रुपए शेयरिंग वाले में आपको पहुंचा देंगे मंदिर के पास तक। एक बार आप पूरी पहुंच जाएंगे तो अब बात करते हैं यहाँ पे स्टेइंग के क्या क्या ऑप्शन है। तो रहने के लिए यहाँ पे आपको मंदिर के आसपास ही कई सारे होटल्स मिल जाएंगे। और अगर आप धर्मशाला में रुकना चाह रहे हैं, बजट में रुकना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी यहाँ पे आपको कई सारे धर्मशालाएं भी मिल जाएंगे। हालांकि धर्मशाला में अगर आपको रुकना है तो आपको पहले से बुकिंग करानी होती है। श्रीजगन्नाथ.in जो वेबसाइट है, यहाँ से आपको रूम्स की बुकिंग करानी होती है। और आप चाहे तो गोवर्धन मठ में, गेस्ट हाउस में और अलग अलग तरीके की धर्मशालाएं जो है ना, वहाँ पे आप अपने लिए बुकिंग करा सकते हैं। और ये जो अभी आप वेबसाइट देख पा रहे हैं, यहाँ पे आप ऑनलाइन बुकिंग का जो ऑप्शन है ना, उस पर आप क्लिक करेंगे ना, तो आपको कई सारे ऑप्शंस यहीं से मिल जाएंगे। इनफैक्ट आपको यहाँ पे कई ऑप्शंस भी मिल जाएंगे अलग अलग। आप अपने बजट के अकॉर्डिंग यहाँ से किसी भी निवास को सेलेक्ट करके और वहाँ की ऑनलाइन बुकिंग अपने डेज के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। आपकी यात्रा का जो पहला दिन रहेगा उसमें आप पुरी आएंगे, यहाँ पे आप अपने लिए रूम लेंगे। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद आप सीधे निकलिए जगन्नाथ जी के दर्शन करने। और मंदिर की जो टाइमिंग होती है वो सुबह 5 बजे खुलती है और रात के 9 बजे बंद हो जाती है। तो यहाँ पे ना अगर मैं मंदिर के मूर्तियों की बात करूं तो यहाँ पे भगवान श्री जगन्नाथ की पूजा होती है। उनके साथ ही साथ उनके भाई बलराम की और जो बहन सुभद्रा है उनकी भी पूजा होती है। तो इसका जो इतिहास है, इसे 12वीं सदी में बनाया गया था। और ये जो अंदर जो मूर्तियां हैं वो लकड़ी की बनी हुई होती हैं और उसी की पूजा भी होती है। इस मंदिर की एक और खास बात ये है ना कि यहाँ पे फ्लैग चेंजिंग होता है। तो ये जो फ्लैग चेंजिंग का जो समारोह होता है, इसको देखना भी अपने आप में एक अद्भुत अनुभव है। तो मैं तो जरूर आपको रिकमेंड करूंगी कि जब भी आप पुरी जाते हैं, जगन्नाथ जी के दर्शन करते हैं, तो यहाँ जो ये फ्लैग चेंजिंग का सेरेमनी होता है, इसे भी देखें, काफी अच्छा लगेगा आपको। मंदिर में आप जब भी पूजा करने जाएं तो पूजा करने के बाद यहाँ पर मिलने वाले महाप्रसाद को जरूर लें। महाप्रसाद में आपको दाल, चावल, चाकुली और मिठाइयाँ मिलती हैं। वैसे उड़ीसा काफ़ी ज़्यादा फेमस है अपनी मिठाइयों के लिए भी। तो यहाँ आपको आसपास के जो मार्केट्स हैं ना, वहाँ काफ़ी अच्छी अच्छी मिठाइयाँ भी मिलेंगी। तो आप उसे भी ले सकते हैं, अपने लिए, अपने घर वालों के लिए लेके आ सकते हैं। मंदिर में जब आप दर्शन करने जाते हैं ना, तो यहाँ पे आप अपने फ़ोन को लेके नहीं जा सकते हैं, ना ही कैमरा ले जाना अलाउ है। और साथ ही साथ अगर आपके साथ कोई लगेज है वो भी लेकर आप मंदिर के अंदर नहीं जा सकते हैं। तो आप इन चीज़ों को अगर गलती से लेकर आ भी गए हैं तो यहाँ पे मंदिर में ना लॉकर अवेलेबल है। तो वहाँ पे आप 20 रुपये दे के अपने जो भी सामान है, पर्स है या फिर फोन है, उसको यहाँ पे जमा करा सकते हैं। मंदिर में एक पीछे भी द्वार है। हालांकि ये जो द्वार है ना वो सिर्फ लोकल्स के लिए है, तो आप अपने साथ आईडी कार्ड भी कैरी अगर किए रहिएगा। और अगर आप लोकल नहीं रहेंगे तो पीछे वाले दरवाजे से आपको मंदिर के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। तो इसलिए आप पीछे वाले दरवाजे के पास जाने की गलती ना करें। मतलब मंदिर के आगे का जो दरवाजा है, उसी दरवाजे का प्रयोग करते हुए आप मंदिर में अंदर जाइए दर्शन करने के लिए। मंदिर में दर्शन करने के बाद अगली जगह जहाँ मैं आपको रिकमेंड करूंगी जाने के लिए वो है गोल्डन बीच। तो अगर
करने के लिए वो है गोल्डन तो बीच। आप इस बीच पे अगर जेट आप स्कीइंग भी ट्राई कर सकते एडवेंचर हैं, के बीच शौकीन हैं वॉलीबॉल और प्ले एडवेंचरस कर सकते एक्टिविटीज हैं करना और आपको यहाँ पसंद पे है आप ऊँट की तो सवारी यहाँ भी कर आपके सकते लिए हैं, कई बोट राइडिंग ऑप्शंस वगैरह भी अवेलेबल है। अवेलेबल है। आप चाहे तो तो यहाँ आप पे जेट चाहे स्कीइंग आप कर अपनी सकते फ्रेंड के हैं, साथ आए पैराग्लाइडिंग हो कर या फिर सकते हैं, फैमिली के साथ आए साथ हो, ही यहाँ साथ पे आपको क्वालिटी यहाँ टाइम पे अच्छे से स्पेंड कर बीच सकते हैं। वॉलीबॉल प्ले कर सकते हैं, ऊँट की सवारी कर सकते हैं, बोट राइड वगैरह कर सकते हैं। तो चाहे आप यहाँ फ्रेंड्स के साथ आए हों या फिर फैमिली के साथ आए हों, आप यहाँ पे एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और क्योंकि डे 1 आप ऑलरेडी ट्रैवल करके आए हुए होंगे तो मैं आपको बस 2 ही जगह घूमने के लिए रिकमेंड करूँगी। इसके बाद आप सीधे वापस होटल को जाइए, वहाँ पे रेस्ट कीजिए और फिर शाम में निकलिए उड़ीसा को घूमने के लिए। और शाम के टाइम पे जब आप पुरी को घूमने निकलोगे ना, तो यहाँ के जो लोकल्स मार्केट है ना, वहाँ से शॉपिंग करना बिल्कुल भी मिस ना करें। पुरी की एक बहुत ही फेमस मिठाई है जिसका नाम है खाजा। तो अगर आप यहाँ पे आते हैं ना तो खाजा जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी होता है। और अब जब खाने की बात हो ही रही है तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि चाहे आपको नाश्ता करना हो या फिर आपको लंच करना हो या डिनर करना हो, यहाँ बहुत ही सस्ता खाना है। मतलब आप सोच सकते हैं कि 30 रुपए में आपको नाश्ता मिल जाता है, 100 रुपए में आपको अच्छा भरपूर खाना मिल जाएगा। और वहीं अगर फैंसी रेस्टोरेंट वगैरह की बात की जाए तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल है, आप अपने बजट के अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ डे 2 की, लेकिन डे 2 की जो आपको प्लानिंग है ना वो एक रात पहले करना होता है। जैसे कि अगर आपको कल कहीं जाना है ना तो उसके लिए प्रायर बुकिंग करानी होती है। उसके लिए जब आप रात को शॉपिंग करने जाए ना तो उसी टाइम पे आपके होटल के बाहर ही या फिर मार्केट में कई सारे आपको टूर एजेंसी वाले दिख जाएंगे, तो आप उनके पास जाइए और नेक्स्ट मॉर्निंग की जो बस होती है उसमें अपने लिए सीट की बुकिंग करा लीजिए। तो ये जो आप पैम्पलेट देख पा रहे हैं इसमें जितने भी प्लेसेस आपको दिख रहा है इन सारी जगहों की कल आप सैर करने वाले हैं। और सबसे अच्छी चीज ये है कि इतनी जगहों को घूमने के लिए सिर्फ आपको 250 रुपीज किराया देना है। तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगी कि आपको जो लोकल साइट सीइंग करनी है ना तो आप बस की बुकिंग करा लें, मतलब बस में एक सीट की बुकिंग करा लें और उसके थ्रू ही घूमने जाएं, आपकी काफ़ी पैसे भी बचेंगे। और इस जो टूर एजेंसी का नंबर है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी, ताकि आप भी कभी वहाँ यात्रा करने जाएं तो इनके थ्रू आप अपनी बुकिंग करा सके। हालांकि नंबर आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है, तो आप चाहें तो नंबर नोट कर सकते हैं यहाँ से भी। तो चलिए अब बात करते हैं दूसरे दिन की। तो यात्रा का जो आपका दूसरा दिन रहेगा उसमें सबसे पहले तो आपको बस स्टैंड जाना है, जहाँ से कल रात में जो आपने बस की बुकिंग कराई थी उस बस में आप बैठिए और उसके बाद आप पहुंचते हैं कोणार्क सूर्य मंदिर, जो कि पुरी की जो मेन सिटी है उससे 35 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। और जो इस मंदिर के खुलने की टाइमिंग है वो सुबह 6 बजे खुलती है और रात में 8 बजे ये जो मंदिर है वो बंद हो जाता है। यहाँ के लिए आपको एंट्री फी देनी होती है, 40 रुपीज़ पर पर्सन एंट्री फी है। साथ ही साथ अगर आप अपने साथ कैमरा लेके आते हैं तो उसके लिए आपको 25 रुपये एक्स्ट्रा पे करने होते हैं। अगर इस मंदिर की हिस्ट्री की बात करूँ तो 13वीं सदी में इसे राजा नरसिंह के द्वारा बनाया गया था। और जब आप इस पूरे टेम्पल की संरचना को देखेंगे ना तो इसमें आपको 12 जोड़ी पत्थर के पहिए देखने को मिलेंगे। और ये जो पहिए हैं ये काफ़ी विशालकाय पहिए हैं और देखने में काफ़ी आकर्षित करते हैं, मतलब देखने में। और कोणार्क मंदिर को जो घूमने का सबसे अच्छा तरीका है वो है मॉर्निंग में। मॉर्निंग इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ क्योंकि मॉर्निंग के टाइम पे जो सूर्य की किरणें हैं ना वो डायरेक्ट यहाँ पे फॉल होती है, जिससे कि पूरा जो मंदिर है उसका एक अलग ही नज़ारा आपको देखने को मिलता है। साथ ही साथ एक और चीज़ है कि यहाँ पे मॉर्निंग के टाइम पे थोड़ी कम भीड़ रहती है, जिसकी वजह से आपकी फ़ोटोज वगैरह भी काफ़ी अच्छी क्लिक हो पाएंगी। कोणार्क सूर्य मंदिर को देखने के बाद नेक्स्ट प्लेस जहां आप जाएंगे वो भी काफ़ी फेमस एक मंदिर है और ये है लिंगराज टेम्पल, जो कि भगवान शिव जी को समर्पित है। और यहाँ का जो आर्किटेक्ट है वो बहुत ही प्यारा सा है, बहुत ही खूबसूरत सा है। सुबह 5 बजे ये मंदिर खुल जाती है और रात के 9 बजे ये मंदिर बंद होती है। तो यहाँ पे भी आप फ़ोटो क्लिक करा सकते हैं, ये भी एक काफ़ी अच्छी जगह है फ़ोटो शूट कराने के लिए। और यहाँ का जो स्टाइल है वो आपको कलिंगा स्टाइल में इस पूरे मंदिर को बनाया गया है, तो जो आपको देखने में काफ़ी भव्य दिखता है, काफ़ी अच्छा दिखता है ये मंदिर। मंदिर में दर्शन करने के बाद वापस जब आप अपने बस में बैठोगे तो ये बस सीधे लेकर आपको जाएगी एक केव को घुमाने के लिए। और ये जो केव है ये बहुत ही मशहूर है, इसका नाम है उदयगिरी एंड खंडागिरी केव्स। और जब आप इस गुफा के अंदर जाएंगे ना तो वहाँ पे आपको काफ़ी प्राचीन शैली की जो कलाकृति है ना वो देखने को मिलती है और बहुत ही सुंदर है। मतलब आपको काफ़ी यूनिक, अगर आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो आपको ये जगह काफ़ी पसंद आएगी। और यहाँ पे ये जो जगह है वो मेनली जो बौद्ध भिक्षुक रहते थे, जैन भिक्षुक रहते थे, उनके लिए ये जगह बनाई गई थी ताकि वो यहाँ पे आराम से मतलब पढ़ाई कर सके शांति और सुकून में। हालांकि यहाँ तक आने के लिए आपको थोड़ी सी सीढ़ियों को चढ़ना पड़ सकता है और जब आप इन सीढ़ियों को चढ़ के ऊपर आएंगे ना तो ऊपर जो हिल्स है वहाँ से आपको पूरी शहर
शहर का, उड़ीसा का जो शहर है वहाँ का आपको एक पैनोरामिक व्यू भी देखने को मिलेगा। केव देखने के बाद आज का जो आपका लास्ट डेस्टिनेशन होगा बस के थ्रू जो आप घूमने जाएंगे वो है नंदनकानन जू। ये जो जू है वो बहुत ही फेमस है, बहुत पुराना है और यहाँ पे आपको कई सारे एनिमल्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपको यहाँ पे एलिगेटर्स देखने को मिलेंगे, टाइगर्स देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ मंकीज तो बहुत ही कॉमन है और भी कई सारे के बर्ड्स और एनिमल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। नंदनकानन जो जू है ना उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है और घूमते घूमते शाम हो जाती है, तो शाम को आप बस में आके बैठिए फिर, और ये जो बस है वो आपको पुरी का जो मेन मार्केट है वहाँ पे ड्रॉप करती है। तो वहाँ आइए, रात का डिनर कीजिए और फिर निकलिए बीच को घूमने के लिए। जब आप बीच साइड पे जाते हैं ना तो वहाँ थोड़ी देर घूमने के बाद वहाँ पास में ही काफ़ी सारे मार्केट्स हैं, तो उन मार्केट्स में जाइए, वहाँ से अगर आपको कुछ शॉपिंग करनी है तो कीजिए, नहीं तो तीसरे दिन के लिए जो आपकी बुकिंग है वो करवा लीजिए। जैसे कि आपने दूसरे दिन की बुकिंग पहले एक रात पहले करवा ली थी, उसी तरीके से तीसरे दिन में हम लोग जाने वाले हैं चिल्का लेक। चिल्का लेक जो कि भारत में खारे पानी का सबसे बड़ा लेक है, तो उसको देखने के लिए भी हम लोग जाने वाले हैं कल, तो उसकी भी बुकिंग पहले ही होती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो आपकी यात्रा का जो तीसरा दिन रहेगा उसमें आप जाएंगे चिल्का लेक, और चिल्का लेक में बोटिंग कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी, बहुत अच्छे काफ़ी बर्ड्स भी देखने को मिलते हैं। चिल्का लेक से वापस जब आप आएंगे तो यहाँ पे कई सारे बीच हैं, जैसे कि अभी हम लोग पहुँच चुके हैं स्वर्ण द्वार बीच, तो आप यहाँ पे आइए। और शाम के टाइम पे भी बीच पे अच्छा माहौल रहता है, हालांकि भीड़ तो काफ़ी ज़्यादा रहती है, लेकिन एडवेंचरस एक्टिविटी करने के लिए शाम का समय ठीक रहता है, तो आप इस टाइम पे बीच पे आके थोड़ी देर एडवेंचरस एक्टिविटी कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने वापस होटल आ जाइए, क्योंकि थर्ड डे आपको रात में हो सकता है कि आपको निकलना होगा क्योंकि आपकी ट्रेन होगी, तो इस तरीके से आप 3 दिनों का अपना जो ट्रिप है वो प्लान कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं टोटल बजट की, कि अगर आप 3 दिन और 2 रात पुरी में आने का प्लान कर रहे हैं, स्टे करने का प्लान कर रहे हैं, तो आपका टोटल खर्च कितना हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं 3 दिनों के होटल के, तो जिसमें आपको 3000 लगेंगे, फूड का भी 3000, और अगर मैं साइट सीइंग की बात करूं तो 2 लोगों का मतलब पर पर्सन 960 लगेंगे। 960 यानी कि 1920 रुपये 2 लोगों का 2 दिनों का लगेगा। इसके साथ ही साथ आपको जो लोकल ट्रांसपोर्ट आप जो यूज करेंगे उसके लिए मान के आप चलिए कि मिसलेनियस में 500 ट्रांसपोर्ट चार्ज रख लिए, और इसके बाद एक्स्ट्रा 500 रुपये कुछ शॉपिंग वगैरह करा उसके लिए, तो टोटल जो 2 लोगों का खर्च है वो 8920 रुपये आते हैं। और अगर आप सोलो जाते हैं तो आपका थोड़ा सा खर्च बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ पे शेयरिंग में कुछ नहीं होता, तो सोलो के लिए 5000 पर पर्सन लग सकता है। तो ये टोटल बजट की बात हो गई। अब चलिए बात करते हैं कि कौन सा बेस्ट महीना होगा यहाँ को आने के लिए। तो अक्टूबर से लेके मार्च तक का महीना फेवरेबल होता है, क्योंकि उस टाइम पे गर्मी बहुत कम रहती है। हालांकि रथ यात्रा जून जुलाई के टाइम पे होती है, तो आप चाहें तो उस टाइम भी आ सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे भीड़ आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो गाइज़ ये एक छोटी सी मेरी कोशिश थी कि आपको एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाए कि आपको किस तरीके से अपने यात्रा की प्लानिंग करनी है। तो आई होप कि आज की ये जो वीडियो थी ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हुई होगी। तो भाई अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगी, मैंने जो भी वीडियो में इन्फॉर्मेशन शेयर करा वो आपके लिए हेल्पफुल होती है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आप भी मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीके की और भी जब वीडियोज़ मैं अपने चैनल पे लाऊं और वीडियोज़ अपलोड करूं तो उसकी जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन या क्वेरीज हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू आउट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।